अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। और सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। हुकूमत ने रात की तारीकी में वारदात डाल दी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की तादाद में इजाफा करने का बिल कौमी असम्बली में जमा करवा दिया गया। इस बिल के जरिए हुकूमत सुप्रीम कोर्ट को किस तरह कंट्रोल करेगी, नंबर गेम क्या कहती है, व्यूअर्स इसकी तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर आपको ये बताएं कि तौहीन अदालत की ये दरखास्त है जिसे लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहुंची है। 25,000 लोगों की जानों को खतरा है। हुकूमत ने किस किस्म की श्योरिटीज करवाई और क्या 8 सितंबर का जलसा भी मनसूख कर दिया जाएगा, इसकी तफसील भी आपके सामने रखेंगे। और फिर हुकूमत जस्टिस मंसूर का नाम एज अ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मानने से क्यों इनकार है, इसका भी हाल अहवाल आपको बताएंगे, क्योंकि 3 वज़रा के बयानात ये बता रहे हैं कि अगला चीफ जस्टिस जस्टिस मंसूर नहीं होगा। व्यूअर्स, पंजाब की क़यादत का और पंजाब किसका होगा, इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला अपनी ही जमात के साथ है। पंजाब में पीटीआई को कितना नुकसान हो रहा है इन फैसलों से, इसका मुकम्मल हाल अहवाल भी हम आपके सामने रखेंगे आज की इस नशिस्त में। लेकिन मैं सबसे पहले आपको व्यूअर्स ये बताऊं कि पीटीआई का इस्लामाबाद जलसा मनसूख करने के हवाले से तौहीन अदालत की कार्रवाई हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जहां पर शोएब शाहीन और हुकूमती वकील पेश हुए। और चीफ जस्टिस के रिमार्क्स को अगर आप देखें तो पता ही चलता है कि उन्होंने एक रास्ता फराहम किया है 8 सितंबर का जलसा मनसूख करने के हवाले से। चीफ जस्टिस ये कहते हैं कि हम इस वक्त हालत जंग में हैं, बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है ये सबके सामने है। सिक्योरिटी खदशात हों तो पहले बता दिया करें। जलसे में शामिल होने वाले 20-25 हजार लोगों की जान को खतरा है। वो इतने बेहिस तो नहीं कि अपने लोगों को खतरे में डाल दें। इंतजामिया आखिरी दिन क्यों बताती है ये लोग एक पार्टी के सपोर्टर्स हैं, लेकिन इससे पहले इंसान और पाकिस्तान के शहरी हैं। लोग दूर दराज इलाकों से चल चुके होते हैं और बाद में पता चलता है कि जलसा मुअत्तल कर दिया गया। इसका मतलब ये है कि चीफ जस्टिस ने भी इस जलसे की मनसूखी को बहुत करीब से उन्होंने फॉलो किया। और जिस तरह से जो बयानात और सोशल मीडिया के ऊपर जो चीज़ें चलती रही कि लोग निकल पड़े थे, इस्लामाबाद पहुंचकर उन्हें पता चला, व्हाट्सएप के ऊपर उन्हें पता चला, सोशल मीडिया से पता चला कि इस जलसे को मनसूख कर दिया गया और वो फॉलो करते हैं। और उन्होंने आज इस पूरे वाक़े को, जो कुछ उस दिन हुआ 22 अगस्त की सुबह, बाकायदा तौर पर अदालत में इसका जिक्र किया। फिर वो ये कहते हैं कि मैंने प्रेस में देखा कि सुबह सुबह अडयाला जेल में मुलाकात की गई। अच्छा, इसके ऊपर भी आमिर फारूक साहब की नज़र थी। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि पूरा इस्लामाबाद बंद है, कंटेनर्स ही कंटेनर्स हैं। वजह क्या है? और सिर्फ मारगला रोड खुला था जहां पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें देखी गई। मुहर्रम का चेलम हो गया, खत्मे नबूवत वाले आकर चले गए। अब आगे ऐसा क्या बाकी रह गया कि आप इस जलसे को मुलतवी कर सकते हैं? और उन्होंने ना हुकूमती वकील को वार्न किया है कि अगर आपने अब ये जलसा मुलतवी किया तो मैं कमिश्नर इस्लामाबाद को बुलाकर शो कॉज नोटिस जारी करूंगा और फिर ऐन मुमकिन है कि व्यूअर्स उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई भी हो। अच्छा, इसमें ना सबसे अहम सवाल जो अदालत की तरफ से आज उठाया गया है वो है इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स का। आपको अक्सर आपने टेलीविजन के ऊपर देखा होगा, सुना होगा कि जब भी कोई जलसा मनसूख किया जाता है तो कहा ही जाता है कि जनाब इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक हालात ठीक नहीं है और ऐन मुमकिन है कि कुछ लोग इस जलसे को टारगेट करें। और फिर उसके बाद ज़िला इंतज़ामिया जो उनकी सिक्योरिटी कमेटी है वो ये फैसला करती है कि जलसे की इजाज़त आपने नहीं देनी। अच्छा, इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब खत्मे नबूवत वाले आए और इसके साथ साथ मौलाना फजल रहमान की जमात जब मैदान में होती है, उस वक्त ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स कहाँ पर होती हैं? उस वक्त ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स नहीं दिखाई जाती। शोएब शाहीन साहब ने जी इसका ये भी जवाब दिया अदालत के अंदर कि कभी भी कोई रिपोर्ट उन्हें नहीं दिखाई गई। हमने जलसा मुलतवी किया और फिर पुलिस वाले वहां पर ऑपरेशन करते हैं, लोगों को पकड़ा गया, लोगों को उठाकर दूर दराज की जेलों में फेंका गया। पंजाब से भी पुलिस आ जाती है और जलसा कराने के लिए सिक्योरिटी इनके पास मौजूद नहीं है, मगर गिरफ्तारियों के लिए पूरे पंजाब की पुलिस को इस्तेमाल किया जाता है। एडवोकेट जनरल साहब ने यकीन दहानी कराई है कि 8 सितंबर को हर सूरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा होगा और अगर ये इजाज़त ना दी गई तो फिर आपकी अदालत मौजूद है, जो आप कहेंगे हम उसके लिए हाजिर हैं। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद की यकीन दहानी पर चीफ जस्टिस ने फिर ये एक ऑर्डर जारी किया जी कि 8 सितंबर के बाद जलसा हो जाए और इस दरखास्त को 10 सितंबर तक मुलतवी कर दिया है और जो तौहीन अदालत की दरखास्त थी इसको निपटा दिया गया। अब देखना ही होगा कि 8 सितंबर को अगर इजाज़त नहीं दी जाती
तो फिर 10 सितंबर को दोबारा अदालत खुलेगी इस केस को लेकर और शो कॉज नोटिस जो है वो इस्लामाबाद के कमिश्नर को जारी किया जा सकता है। व्यूअर्स, इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 22 अगस्त के जलसे के लिए भी इंतजामिया की तरफ से इजाजत दी गई थी, लेकिन ऐन मौके पर इजाजत जो है वापस ले ली गई। अब क्या गारंटी है कि 8 सितंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हर सूरत जलसा करने दिया जाएगा? क्या हुकूमत बार बार जलसे की इजाजत देकर और फिर इजाजत वापस लेकर पाकिस्तान को किसी बड़े सहाने से दो चार नहीं करना चाहती? क्योंकि आप लोगों को कब तक रोकेंगे, ये बहुत अहम सवाल है। आपने अगर ये मजाक बना लिया और जिन लोगों ने उस वक्त आपको गारंटीज दी हैं, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान की हुकूमत तो मिलने नहीं गई थी इमरान खान से, और ये पैगाम पाकिस्तान की हुकूमत ने नहीं दिया है। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का एक नुमाइंदा फोन करता है अली अमीन गंडापुर साहब को और आगे से उन्होंने कहा कि अगर आपने इमरान खान से बात करनी है जलसा मनसूखी के हवाले से तो सरकार आप खुद ही करें। मेरे ऊपर पहले ही टैग लगा हुआ है कि मैं पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है वो मिलकर काम कर रहा हूं। मैंने इससे पहले, आपको याद होगा व्यूअर्स, के अली अमीन गंडापुर गए हुकूमत से मिलने के लिए, तस्वीरें उतरवाई इन्होंने एहसन इकबाल के साथ, और उससे पहले भी इनकी मुलाकात जो है वो वजीर दाखिला के साथ होती रही। तो उनके ऊपर टैग ये जरूर लगा पार्टी के अंदर और एक रेजिस्टेंस का इन्हें सामना है कि शायद अली अमीन गंडापुर एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर तमाम फैसले जो है करते हैं। उन्होंने इनकार किया, दो नाम दिए, उन्हें ऑफर करवाई गई कि आपको वीडियो कॉल की सहूलत भी मुयसर होगी, आप इमरान खान से बात कर लें, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं किसी सूरत भी बात नहीं करूंगा। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है व्यूअर्स कि ये सहूलतकारी हुई और पाकिस्तान के लिए हुई, पाकिस्तान किसी भी बड़े सहाने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तो फिर अगर हुकूमत और जैसा से इसके ऊपर बयानियां बनाती रही और जिन लोगों की गारंटीज थी, जो गारंटोर थे, अगर वो इस तरह पीछे हटे तो क्या कल दोबारा इमरान खान उनकी बात मानेंगे? इमरान खान ने आप पर इत्मीनान किया, इमरान खान ने आपने जो रिक्वेस्ट डाली उसके ऊपर लब्बैक कहा और आपको खाली हाथ वापस नहीं किया। 8 सितंबर का जलसा इस ट्रस्ट डेफिसिट को कम करने में भी एक बड़ा जो है वो संग मील साबित होगा। और अगर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि 8 सितंबर का जलसा जो है वो हर सूरत इमरान खान को इसकी इजाज़त दी जाए, तो इसका फ़ायदा ये होगा कि जो एक मिसट्रस्ट पाया जाता है दोनों तरफ, ये कम होगा और इसका यकीन अल्टीमेटली फ़ायदा पाकिस्तान को होगा। हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत तो कोशिश कर रही है जी कि वो किसी सूरत भी इस जलसे को ना होने दे और कोई ना कोई ज़रूर बहाना बनाए, मेरी ये इतलात यही है। लेकिन ये इजाज़त हुकूमत ने नहीं देनी, ये इजाज़त कहीं और से आनी है और इस इजाज़त के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो जलसा कर सकेगी। अगर ये इस इजाजत को कैंसिल किया गया तो फिर ये जो ट्रस्ट की एक जो कोशिश की गई है इसे बहाल करने की, ये बहुत ही जबरदस्त किस्म का इसको नुकसान होगा और फिर खान साहब जो है इनकी बात को फ्यूचर में कभी भी तस्लीम नहीं करेंगे। मैं व्यूअर्स आपको ये भी खबर दे दूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की तादाद में इजाफे का ये मामला है और वफाकी हुकूमत ने चीफ जस्टिस समेत सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 23 करने का फैसला कर लिया है। हुकूमत ने अदलिया से मुतल्लिक अहम कानून साजी का फैसला करते हुए 1997 एक्ट में तरमीम के जरिए सुप्रीम कोर्ट जजेस तादाद तरमीमी बिल कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करवा दिया है। हुकूमती रुकन बैरिस्टर दानियाल चौधरी के मुजवजा बिल के मदरजात भी जो हैं वो सामने आ गए हैं और जिनके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद में इजाफा केसेस बैकलॉग को खत्म करने के हवाले से कर रहा है और इन्होंने ये जो जजेस की तादाद में इजाफे से जो केसेस की बरवक्त समात वाला मामला है इसके अंदर उठाया है ताकि फैसलों को यकीनी बनाया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुख्तलिफ जो एक्सपर्टीज है इसके जजेस को लगाया जाएगा। मतन में ये लिखा गया कि साइबर क्राइम, माहौलियाती कवानीन और आलमी तजारत के केसेस में माहिरीन की जरूरत है। मुख्तलिफ शोबों में महारत रखने वाले जजेस की तकर्री से दुरुस्त फैसला साजी मुमकिन हो सकेगी। और फिर इसमें यह भी लिखा गया कि पाकिस्तान की तर्ज पर अदालती निजाम रखने वाले बहुत से ममालिक में जजेस की बड़ी तादाद है, इसलिए जजेस की तादाद में इजाफे से पाकिस्तान में बैन अवी मेयार से हम आहंग फैसले सामने आएंगे। ये इजाफा आखिरकार क्यों किया जा रहा है? इस एक्ट में तरमीम के लिए याद रखिएगा कि हुकूमत को 2/3 अक्सियत की जरूरत नहीं है, सादा अक्सियत से भी काम चल जाएगा और इसे मंजूर कर लिया जाएगा। लेकिन ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्या ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है इस वक्त चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा तन्हा है, उनके पास अक्सरियत मौजूद नहीं है? इस अक्सरियत को अकलियत में बदलने के लिए जो दूसरी तरफ है
इन नए जजेस का इंडक्शन जो है वो होने जा रहा है, क्योंकि एक मखसूस जमात और हुकूमत को फेवर देने के लिए सब कुछ जो है वो काजी साहब शायद नहीं कर सके और काजी साहब की स्ट्रेंथ में इजाफा किया जाएगा। क्या ये काजी फायज ईसा की अक़लियत को अक्सरियत में तब्दील करने के लिए किया जा रहा है ताकि मखसूस नशिस्तों के फैसले पर भी इसका असर हो सके? ये किसी ने सवाल पूछा था तो मैं उसका जवाब दे देता हूँ कि जब भी कोई नजरसानी का मामला आता है तो उसके अंदर याद रखिएगा व्यूअर्स के वही बेंच सुनता है, आप नया बेंच नहीं बना सकते। ये जो जजेस कमेटी थी उसमें भी ये बात कही गई जस्टिस मुनीब अख्तर की तरफ से, लेकिन जो दीगर केसेस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग हैं, एन मुमकिन है कि उसके अंदर एक नए बेंच को बनाकर अपनी मर्जी के जजेस जो हैं वो लाए जाएं और फैसला जो है अभी भी काजी साहब के आखिरी 40-50 दिन मौजूद हैं और इन 40-50 दिनों के अंदर बहुत कुछ जो है वो हो सकता है। मिसाल के तौर पर पार्लिमान की कानून साजी, एक ऐसा बेंच बनाया जाए जो फैसला दे कि पार्लिमान जो भी कानून साजी करेगी और जो भी तरामीम करेगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसके अंदर मुदाखलत नहीं कर सकती। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से बहुत सारी ऐसी दरखास्तें मौजूद हैं जिनमें एक नया बेंच बनाकर उसके हाथ मजबूत किए जा सकते हैं। और आपको याद होगा कि जब ये मामला इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से उठाया गया तहरीक इंसाफ की तरफ से, तो वहां पर उन्होंने बार बार ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ये कह चुकी है कि हम इंडिपेंडेंट बॉडी हैं, हमारा एक अपना इस्तेहकाक है और आप इसके अंदर मुदाखलत नहीं कर सकते और हम आपके इंट्रा पार्टी इलेक्शंस जो हैं उसे देख सकते हैं। तो एक नज़ीर मिल गई, एक मौका मिल गया और काजी साहब ने ये मौका इलेक्शन कमीशन को फराहम किया। और व्यूअर्स आपको याद होगा कि एक माह पहले 2 एडहॉक जजेस को लगाया गया और उनको लगाने का मकसद ये था कि बैकलॉग केसेस उन्हें कम किया जाए। ये पाकिस्तान की मीडिया पर और अवाम को यही बताया गया, लेकिन असल मामला ये था कि काजी साहब की स्ट्रेंथ में कैसे इजाफा किया जाए, क्योंकि वो तनहा रह गए हैं जब से ये 8-3 का फैसला आया और उसके बाद काजी साहब के पास ऑप्शंस मौजूद नहीं थे। तो 4 का नाम लिया गया, 2 ने इनकार कर दिया, 2 आ गए और काजी साहब की स्ट्रेंथ में इजाफा किया गया। अच्छा, अब इसमें इजाफा जो तादाद का मामला है इसमें किसी को कोई इतराज नहीं होना चाहिए, लेकिन इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको मखसूस नशिस्तों के केस के फौरी बाद ही इस चीज का ऐलान क्यों करना पड़ा और आपको क्यों जरूरत महसूस हुई? पाकिस्तान के अंदर अगर आप जो फांसी के जितने भी मुल्जमान हैं उनकी अपीलों का एक ट्रैक रिकॉर्ड चेक करें ना, तो पता ही चलता है कि लोगों को 7-7 बरस इंतजार करना पड़ता है सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में अपनी बारी का। और कोई ऐसा शख्स जिसके ऊपर इल्जाम हो कि उसने किसी को मारा है और वो बेगुनाह है, वो 6 बरस अपनी जिंदगी के इस इंतजार में लगा देता है कि मेरी कभी तो बारी आएगी। हमने पाकिस्तान की इस सबसे बड़ी अदालत के बहुत सारी गलतियां और कोताहियां इस तरह भी देखी कि 25 बरस के बाद, 30 बरस के बाद लोगों को आज़ाद किया गया कि जो सरकार की तरफ से जो तफ्तीशी लगाया गया था उसकी तफ्तीश नामुकम्मल थी और जो इंतहाई अहम सवालात उठाए गए थे उस तफ्तीश के हवाले से उनका जवाब तफ्तीशी देने में बिल्कुल जो है वो नाकाम रहा। और 30 बरस के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कोई केस चलेगा तो फिर लोगों को क्या इंसाफ मिलेगा? 30 बरस जिंदगी के आपने उस शख्स से छीन लिए और आप पाकिस्तान के अंदर सिर्फ इंसाफ मरियम को दें, बिलावल को दें, बाऊजी को दें, अदालतें खुद चलकर जाएं, तो फिर ये यकीनन सवाल जो है वो किया जाएगा। टाइमिंग इसकी बहुत ही गलत है। ऐसे वक्त में जब काजी साहब अकेले हैं, स्ट्रेंथ को बढ़ाया जा रहा है, तो इसके ऊपर यकीनन एक सवाल जो है वो जरूर बनता है। वज़ीर कानून जी आज़म अली तारड़ साहब बारहा ये कह चुके हैं कि हुकूमत की तरफ से जब कोई बिल आता है तो सबसे पहले वो काबीना में लेकर जाया जाता है, वहां पे इसकी मंजूरी होती है और इसके बाद सोच विचार और फिर वो कौमी असम्बली में पेश किया जाता है। जबकि प्राइवेट मेंबर्स के तौर पर कोई भी बिल पेश कर सकता है। तो क्या हुकूमत दानियाल चौधरी का साथ देगी? जी बिल्कुल देगी, उनका अपना बंदा है और इसका फायदा हुकूमत को होगा, क्यों नहीं देगी। दूसरी तरफ जी हुकूमत और हुकूमती वज़रा बार बार ये कह रहे हैं कि उनके नाम से ये मंसूब करके खबर ना चलाई जाए कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो अगले चीफ जस्टिस होंगे। आजम नजीर तारड़ शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में गए और उन्होंने वहां पर भी ये बात कही कि मेरे नाम से ये खबर ना चलाई जाए कि जस्टिस मंसूर जो हैं वो अगले चीफ जस्टिस होंगे। इसके बाद ख्वाजा आसिफ मंसूर अली खान के शो में गए और उन्होंने भी कहा कि यहाँ मेरे नाम से जो है वो टिकट चलाए जाएं कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो अगले चीफ जस्टिस होंगे। इसके बाद बैरिस्टर दानियाल चौधरी जिन्होंने ये बिल पेश किया वो वसीम बदामी के शो में गए, उन्होंने वहां जाकर ये कहा कि मेरे नाम से मंसूब खबर ना चलाई जाए, जस्टिस मंसूर अली शाह अगले चीफ जस्टिस होंगे। चूंकि अभी बहुत सारा टाइम जो है बाकी है, ये वो लोग हैं जो हुकूमती वज़रा जस्टिस
मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस जो है वो देखना नहीं चाहते। अगर आप हुकूमत से बात करें तो वो आपको ये कहते हुए नजर आएंगे कि अभी जल्दी क्या है, नोटिफिकेशन जो है वो बहुत जल्दी हम जारी कर देंगे, अभी वक्त है। ख्वाजा आसिफ साहब ने ये नुक्ता उठाया था कि क्योंकि मामला अभी बहुत दूर है, हमने पहले भी 4 माह पहले काजी साहब की अपॉइंटमेंट का नोटिफिकेशन जारी किया तो इसे बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बनाया गया, तो हम अब ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते। व्यूअर्स, इसके बाद नूर आलम खान भी वसीम बदामी के शो में गए और वहां पर वो ये कहते हैं कि मेरे बिल में जजेस की तादाद में इजाफे या इनकी रिटायरमेंट की उम्र में तब्दीली से मुतालिक कोई बात नहीं है। और नूर आलम साहब ये कहते हैं कि मेरे बिल के अंदर दोहरी शहरियत जजों का जो मामला है ये जरूर मौजूद है, लेकिन हमने तादाद के हवाले से कोई सवाल नहीं किया और फजल रहमान साहब से मेरी बात होगी है, मेरी पार्टी मेरा जरूर साथ देगी। अब आपको पता लग गया होगा कि आसिफ अली जरदारी साहब गए, मिले और दूसरी तरफ नूर आलम ये कह रहे हैं कि बिल्कुल सपोर्ट मिलेगी। तो ये मामला इतना सादा नहीं है। अगर ये मामला आगे बढ़ा और ऑब्वियसली इसे पार्लियामेंट के फ्लोर पे अब लाया जाएगा तो तहरीक इंसाफ जिस तरह से मुलाकातें कर रही है, इन मुलाकातों का क्या नतीजा निकलेगा, क्योंकि फजल रहमान साहब और नूर आलम ये कह रहे हैं कि मैंने फजल रहमान को ब्रीफ कर दिया, आसिफ अली जरदारी साहब उनसे मिलकर आए, उसमें मदद के लिए बाकायदा जो है वो दरख्वास्त की गई, तो क्या आईनी तरमीम के लिए ये फजल रहमान साहब की जमात इन्हें सपोर्ट करेगी? क्योंकि ये जो बिल पेश किया गया और जो सपोर्ट मुहैया की जाएगी तो ऑब्वियसली फजल रहमान जो 10 नंबरी कर रहे हैं ये एक आधे दिन के अंदर कौम के सामने आ जाएगी। व्यूअर्स, मैं आपको ना एक खबर पंजाब से भी ये दे दूं कि हमाद अजहर साहब को हटाने के हवाले से ये मामला इस वक्त जोर पकड़ गया है और जहां तक पंजाब की क़यादत का ताल्लुक है तो आपको याद होगा कि हमाद अजहर ने एक बाकायदा बाहर निकल कर इजहार यकजहती भी खान साहब के साथ किया और पार्टी के लोगों को मोबिलाइज भी किया और काफ़ी अरसे से वो एक्टिव भी थे। उससे पहले वो अंडरग्राउंड थे, बाहर नहीं आ रहे थे और एक रिजर्वेशंस पार्टी के अंदर जरूर पाई जाती थी कि पंजाब क्यों एक्टिव नहीं है, पंजाब एक भी जलसा करने में कामयाब नहीं हो सका। अब उस लतीफ़ खोसा साहब के मैं बेटे को देख रहा था, खुर्रम खोसा, लाहौर के जलसे के हवाले से उन्होंने प्रेस क्लब में जाके एक तकरीर की और उन्होंने कहा कि जलसा ज़रूर होगा और हुकूमत हमसे ताउन नहीं करी। सरकार, हुकूमत ने कभी भी आपसे ताउन जो है वो नहीं करना। और लतीफ़ खोसा साहब ये कहते हैं कि हमने इमरान खान से मुलाकात के बाद ये कहा था कि पीटीआई की पंजाब की तंजीम से हम मुतमईन नहीं और हम चाहते हैं कि इसमें कुछ तब्दीलियां करें। अच्छा, मसला ये कि लतीफ़ खोसा, आपकी पार्टी में हैसियत क्या है? ये एक बहुत अहम सवाल है। लतीफ़ खोसा उन शख्सियात में से एक हैं, जब इन्हें पता लगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर इनके दिन ख़त्म हो गए, पूरे हो गए, तो इन्होंने अपना जहाज़ तब्दील किया और उस जहाज़ में आकर बैठ गए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसे लीड कर रही थी और इस जहाज़ के अंदर उन्हें पता था कि अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंचेंगे। इन्हें नशिस्त भी मिली, इमरान खान के नाम पर इन्हें वोट मिला और अब अगर ये कहें कि हम पंजाब की क़यादत से मुतमईन नहीं है तो पहले तो इनसे ये सवाल किया जाए कि ये पार्लिमानी सियासत और इनका पंजाब से क्या ताल्लुक है और इस जमात से क्या ताल्लुक है। हमाद अजहर साहब जी पिछले जलसे में इस हवाले से लतीफ़ खोसा साहब ने इनको कंट्रोवर्शियल कैसे बनाया, वो ये कहते हैं कि पिछले जलसे में मुझसे गिरफ्तारी देने का कहते हुए कहा था कि अगर मुझे गिरफ्तार करें तो मेरा केस आपने मुफ्त लड़ना है। हमाद अजहर की बात पर मैंने हामी भरी और वो ये कहते हैं कि पार्टी के सारे केसेस में फ्री ही लड़ता हूं, मगर फिर हमाद अजहर सरेंडर ही नहीं करते और हमाद अजहर का सितंबर तक अडाला जेल मार्च करने का जो बयान था वो एक सियासी बयान था। 3 रुकनी कमेटी पंजाब से 8 सितंबर के जलसे में शिरकत के हवाले से निगरानी करेगी। कमेटी नजर रखेगी कि हमाद अजहर ने काम भी किया है या वो सिर्फ टिकटॉक तक ही महदूद है। अगर वो फाल नहीं हुए तो इमरान खान को कमेटी रिपोर्ट देगी, उनका मुतबादिल तजवीज़ करेगी और वो टेक ओवर करेंगे। लतीफ़ खोसा ने पार्लिमानी सियासत आज तक नहीं की। व्यूअर्स, फवाद चौधरी साहब का एक इंटरव्यू अगर आप सुने ना, और वैसे भी मैं इन्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, लतीफ़ खोसा को लाहौर से इनका ताल्लुक है और मैंने ओवर द ईयर्स जब ये अटॉर्नी जनरल भी थे, गवर्नर भी बने, मैंने इनकी सियासत को बहुत करीब से देखा। इनसे ज्यादा मौका परस्त इंसान पूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में नहीं होगा। और लतीफ़ खोसा ने कभी पार्लिमानी सियासत नहीं की, बल्कि वो काम जो इनके जिम्मे है, आपने पार्टी को चलाने की तो बात की है और बहुत सारे इल्ज़ामात हमाद अजहर पे लगा दिए। अगर आपके दोनों के ख़ानदानों का कंपैरिजन एक करें ना तो फिर आपकी सियासत और हमाद अजहर के घर की सियासत में बड़ा फ़र्क है। हमाद अजहर ने ये बिल्कुल बात दुरुस्त है कि अपनी गिरफ्तारी नहीं दी, मैदान में उस तरह से आकर ना जेल काटी और ना दीगर मामलात के अंदर वो हमें नज़र आए। लेकिन जो सबसे अहम नुक्ता है कि किसी तरह भी हमाद अजहर की सियासत को आप लतीफ़ खोसा की सियासत से छोटा नहीं कह सकते। इनका घराना हमेशा से सियासत के अंदर रहा,
لطیف کھوسا جیسے میں نے پہلے کہا کہ ایک موقع پرست ہے. آپ کو یاد ہوگا خان صاحب نے جب ان کی کیس کی نمائندگی کر رہے تھے عدالت میں پیش ہوتے تھے تو خان صاحب نے کہا کہ یار یہ تیاری کر کے نہیں آتا اور یہاں پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ جناب ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. بات سر ایسی ہی ہوئی تھی, جو آپ کا اپنا کام ہے وہ آپ نہیں کر سکے اور آپ اب حماد اظہر کو چینج کرنا چاہتے ہیں. حماد اظہر کو اس بنیاد پہ چینج نہ کیا جائے کہ لطیف کھوسا کہہ رہا ہے کہ چینج کر دیا جائے اور ہم نے فیصلہ کیا اور ہم مطمئن نہیں. بھئی آپ ہیں کون؟ یہ ضرور بات ہے کہ پنجاب کو جس طرح سے ایکٹیو ہونا چاہیے تھا ویسے پنجاب ایکٹیو نہیں ہے, اور اگر قیادت کی تبدیلی سے پنجاب ایکٹیو ہوتا ہے تو یہ پی ٹی آئی کے لیے ایک بہت اچھا فیصلہ ہوگا اور انہیں تبدیل ہونا چاہیے. اگر یہ پی ٹی آئی کے لیے ایک درست سمت کا تعین کرے گا. وقاص اکرم شیخ صاحب جو ہیں جی, ان کا نام لیا جا رہا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ رپورٹ عمران خان کو بھی کیا گیا کہ وہ پنجاب کو لیڈ کریں, اور ایسے ہی ایک بندے کی ضرورت ہے جو میدان میں موجود ہے, جو کنٹروورشل نہیں ہے, جس کے خلاف کیسز نہیں ہیں, وہ ٹیلی ویژن ٹاک شوز میں بھی جاتا ہے, وہ بیٹھا بھی ہوا ہے. حماد اظہر اس وقت روپوش ہیں اور منظر عام پر وہ ان کے پیغامات آتے رہتے ہیں, ویسے نہیں وہ آئے. اور صرف یہ کہنا کہ وہ ٹک ٹاک کی حد تک محدود ہے اور وہ ایسی سیاست کر رہا ہے, میرا خیال ہے یہ مناسب الفاظ نہیں ہے. بس یہ آج کا شو تھا. اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.